नमस्कार दोस्तों। एक देश के नागरिक होने के नाते आपने अधिकारों के बारे में तो अक्सर सुना होगा। ऐसे अधिकार जो देश की सरकार के द्वारा या फिर उस देश के सर्वोच्च कानून के द्वारा व्यक्तियों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। अब हमारे देश के संदर्भ में बात करते हैं तो हमारे देश का सर्वोच्च कानून, देश का संविधान, देश के संविधान के द्वारा ही हमारे देश के लोगों को कुछ अधिकार दे रखे हैं, जिन्हें हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। तो जब भी हम संविधान का भाग नंबर 3 पढ़ते हैं, वो संबंधित आपका मौलिक अधिकारों से। मौलिक अधिकार व्यक्ति का नैतिक, बौद्धिक या फिर मानसिक विकास करने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। एक बार सोच के देखिए, यदि आपके जीवन जीने का अधिकार, देश में कहीं भी घूमने का अधिकार, आपके बोलने का अधिकार, आपके रोने का अधिकार, हंसने का अधिकार, ये सब कुछ छीन लिया जाए एक टाइम के लिए, आपके इंटरनेट का अधिकार हो सकता है, तो फिर आपका जीवन कैसा हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर, फिर तो जीवन जीवन नहीं रहेगा, जीवन हमारा निरर्थक हो जाएगा, कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी जीवन की। तो इसलिए आप समझ में आ गया हो कि हमारे लिए अधिकार क्यों आवश्यक होते हैं, क्यों व्यक्ति को उसके अधिकार मिलने चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति उसका शोषण ना कर सके, समाज के अंदर को उसको समानता मिले, स्वतंत्रता मिले, उसको धार्मिक आज़ादी हो कि भाई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, उसके पास में धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने की, धर्म परिवर्तन की या फिर धर्म से संबंधित जो भी आपके मामले होते हैं, उन सभी को उनसे संबंधित आपकी आज़ादी हो। तो इसलिए अधिकार ज़रूरी होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या अधिकार आपके सीमित होते हैं या फिर असीमित होते हैं? तो सब अधिकार आपके असीमित नहीं होते हैं, सीमित होते हैं। लिमिटेड राइट्स आपको मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आपको एक देश का नागरिक होने के नाते या फिर नागरिक ना भी हो, उस देश में निवास कर रहा हो, कि आपको अनलिमिटेड अधिकार प्राप्त है, ऐसा नहीं होता है। आपके अधिकार सीमित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे भारत के संविधान ने आपको बोल रखा है कि आपको बोलने की आज़ादी है। पर भैया कितनी बोलने की आज़ादी है? आपको सिर्फ उतनी ही बोलने की आज़ादी है जिससे कि सामने वाले को ठेस ना पहुँचे। आप बोल सकते हो, परंतु किसी को गाली नहीं निकाल सकते हो। तो आप कह सकते हैं कि बोलने का अधिकार कैसा है? सीमित अधिकार है। तो राइट्स आपके सीमित ही होते हैं। उसके बाद में क्या आपके राइट्स आपसे छीने जा सकते हैं? ये भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ एक ऑकवर्ड कंडीशंस ऐसी होती है कि जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। 2 आर्टिकल्स को छोड़ के, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के। जैसे देश में आपातकाल लग गया, युद्ध छिड़ चुका है किसी अदर कंट्री के साथ में, किसी ने बाहर से अटैक कर दिया, देश में वित्तीय आपातकाल लग चुका है। तो वित्तीय आपातकाल में तो खैर ऐसा नहीं होता है, परंतु ये किसी कंट्री के साथ में युद्ध छिड़ता है, तो उस कंडीशन में आपके जो फंडामेंटल राइट्स है, जैसे बोलने का अधिकार है, आपके देश में कहीं घूमने का अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार है, बसने का अधिकार है, उन सब के ऊपर एक टाइम के लिए रोक लग जाती है। आपके समानता का अधिकार है या फिर धार्मिक आज़ादी का अधिकार है, उनके ऊपर रोक लग जाती है। तो उसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या आपसे आपके अधिकार कोई व्यक्ति छीन सकता है या फिर राज्य छीन सकता है? यह राज्य का मतलब सरकार से है, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार। तो इसका जवाब होगा कि ऐसा नहीं हो सकता है। यदि छीन तो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि सरकार छीनने का प्रयास करे, कोई व्यक्ति आपसे आपके अधिकार छीनने का प्रयास करे, लेकिन यदि ऐसा होता है, कोई भी कंडीशन ऐसी बनती है, तो फिर आपको न्याय कौन दिलवाएगा? तो फंडामेंटल राइट जब भी आप पढ़ते हैं तो एक बात आपने हमेशा से पढ़ी होगी कि फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल। हमारे मौलिक अधिकार परिवर्तनीय होते हैं। यानी कि यदि हमसे हमारे अधिकार छीने जाते हैं, कोई व्यक्ति छीनने का प्रयास करता है, सरकारों के द्वारा छीनने का प्रयास किया जाता है, तो हम उनको ज़बरदस्ती लागू करवा सकते हैं। अब लागू करवा सकते हैं मतलब कि हम हमारे अधिकार वापस से पा सकते हैं। लेकिन भाई कौन दिलवाएगा? किसके पास होती है पावर? तो हमारे देश की जो न्यायपालिका है, वो हमें हमारे अधिकार वापस से दिलाती है। न्यायपालिका के अंतर्गत हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को, फंडामेंटल राइट के संदर्भ में। यानी कि जब भी हमसे हमारे अधिकार छीने जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल नंबर 32 के तहत और हाई कोर्ट को आर्टिकल नंबर 226 के तहत अधिकार प्राप्त होता है कि व्यक्ति को उसके अधिकार हम दें, व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स हम उसको वापस दें, उनको लागू करवाएं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिट के बारे में। ये रिट क्या होती है? इसको हिंदी में समादेश शक्तियाँ बोलते हैं, और जिसका स्रोत होता है ब्रिटेन। यानी कि ब्रिटेन के संविधान से या फिर ब्रिटेन से हमने क्या है इस कंसेप्ट को अपनाया है, समादेश शक्तियाँ की, कि न्यायपालिका के पास में कुछ रिट जारी करने का अधिकार होता है। आइए समझते हैं कैसे, या हम थ्योरी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के तहत पावर होती है कि व्यक्तियों को उनके अधिकार दिलवाए। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 32 बोलता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे पहले तो इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि इसका मतलब क्या है। उपचार से आप क्या समझते हैं? सर, उपचार को हम ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं या फिर हम रेमेडीज़ भी कह सकते हैं। अब ये कब होता है? मान के चलिए कि आपको चोट लगती है। अब चोट लगेगी तो सिंपल सी बात, आप किसके पास जाओगे? सर, हम तो डॉक्टर के पास जाएंगे। किस लिए जाओगे? सर, ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, इलाज करवाने के लिए जाएंगे। तो जब भी आपको चोट लगती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और वैसे ही जब आपसे आपके अधिकारों को छीना जाता है, आपके फंडामेंटल राइट को सीमित किया जाता है, तो आप उसको ट्रीटमेंट के लिए, उसके उपचार के लिए किसके पास जाओगे? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के अंदर जाओगे। लेकिन हम तो आर्टिकल नंबर 32 पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ आपको सुप्रीम कोर्ट ही माइंड में रखना है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 32 क्लोज फर्स्ट, फंडामेंटल राइट को, एफ आर मतलब कि फंडामेंटल राइट को परिवर्तन कराने की शक्ति। यानी कि जब भी आपसे आपके अधिकार छीने जाएंगे तो उन मौलिक अधिकारों को जबरदस्ती लागू करवाने की शक्ति के बारे में बात करता है आर्टिकल 32 का सब क्लोज फर्स्ट। यानी कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आपके राइट्स को परिवर्तन में लाया जाएगा जबरदस्ती। सो फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल। आर्टिकल 32 क्लोज 2 की बात करते हैं। रिट पावर, समादेश शक्तियाँ, संख्या कितनी है? 5 है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास में आर्टिकल 32 के तहत 5 तरह की रिट जारी करने की पावर होती है। स्रोत मैंने क्या बताया? ब्रिटेन। रिट का कंसेप्ट हमने कहाँ से उठाया? ब्रिटेन के संविधान से उठाया है। सबसे पहले रिट की बात करते हैं, हैबियस कॉर्पस। इसको हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब देखो, नाम से स्पष्ट है, बंदी किसी बंदे की बात कर रहे हैं, और प्रत्यक्षीकरण यानी कि प्रस्तुत करना। तो इसका शाब्दिक अर्थ बैठता है आपका सह शरीर प्रस्तुत करना, टू हैव द बॉडी ऑफ। कई बार तो एग्जाम के अंदर ना यही पूछता है कि हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सह शरीर प्रस्तुत करना। इसको भी समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि किसके खिलाफ ये रिट जारी की जाती है। तो ये रिट जारी करते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट करता है। किसके खिलाफ जारी करता है? राज्य व निजी दोनों के विरुद्ध करता है। राज्य का मतलब यहाँ फिर से किससे है? सरकार से है। केंद्र की सरकार से है, राज्य की सरकार से है, स्थानीय सरकार से है, या फिर जो भी आपकी सरकारी संस्थाएं वगैरह होती है उनसे है। लेकिन साथ में लिखा है निजी के खिलाफ भी जारी होता है। निजी यानी कि प्राइवेट व्यक्ति की बात करता है। ये कोई प्राइवेट व्यक्ति भी ऐसा कोई काम करता है, आपसे आपके अधिकार छीनने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ भी जारी की जाती है रिट। कब की जाएगी, किस स्थिति में जारी की जाती है? तो जब आपके स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है, वॉयलेशन होता है, जब आपसे आपकी आज़ादी को छीना जाता है, उस कंडीशन के अंदर हैबियस कॉर्पस नामक रिट जारी की जाती है आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब ये कब होगा? तो हमने जब फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा तो उसके अंदर ना एक अधिकार पढ़ते हो आप, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 पढ़ते हो। यानी कि मान के चलते हैं कि आपको किसी प्राइवेट व्यक्ति ने पकड़ा और किसी कमरे के अंदर बंद कर दिया, बाहर से लगा दिया लॉक, ताला लगा दिया। तो अब इससे क्या हुआ कि सर, इससे तो मेरे घूमने का अधिकार को समाप्त हो गया, मैं कहीं बाहर जा नहीं सकता हूँ। लेकिन आर्टिकल 19 तो मेरे को घूमने का अधिकार देता है कि आप देश में कहीं भी जाके घूम सकते हैं। लेकिन यदि आपको एक कमरे में बंद कर दे कोई प्राइवेट व्यक्ति, तो फिर उससे क्या होगा? सर, हमारे तो स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो गया। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उस जिस व्यक्ति ने आपको बंद किया है उसके खिलाफ हैबियस कॉर्पस नामक रिट जारी कर दे? सर, बिल्कुल पावर है, कर सकता है। क्यों? क्योंकि हैबियस कॉर्पस राज्य व निजी दोनों के खिलाफ जारी होती है। अब सरकार की बात करते हैं। सरकार के अंदर आपका प्रशासन भी आता है। अब किसी व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा, तो जब भी किसी अपराध को लेकर, किसी जुर्म को लेकर पुलिस व्यक्ति को पकड़ती है, तो रूल ये बोलता है कि भाई 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को कोर्ट के अंदर पेश करो, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, और जज को बताओ कि उस व्यक्ति को आपने क्यों गिरफ्तार किया है, किस रीज़न से गिरफ्तार किया है। क्योंकि पुलिस का काम तो सिर्फ व्यक्ति को पकड़ना होता है, मुजरिम को पकड़ना होता है। उसके बाद में जो भी प्रक्रिया चलती है या फिर जो भी सज़ा मिलती है उस मुजरिम को, वो काम आपका कोर्ट का होता है। जज फैसला करते हैं, तो जज को बताना पड़ेगा ना कि इस जुर्म में इस व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है। और रूल क्या है? 24 घंटे का है। तो यदि पुलिस ने किसी व्यक्ति को पकड़ा और 24 घंटे के अंदर उसको पेश नहीं किया कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट क्या करता है? उस
पुलिस वाले के खिलाफ में या फिर उस थाने के खिलाफ एक रिट जारी करता है। रिट का मतलब आप यहाँ नोटिस से समझ सकते हैं, एक प्रकार का नोटिस होता है। ऊपर लिखा होता है हैबियस कॉर्पस और नीचे होता है उसके बारे में पूरी जानकारी कि भाई इस व्यक्ति को आपने कहाँ से पकड़ा, कब गिरफ्तार किया, इतना टाइम हो चुका है, आपने इसको अभी तक कोर्ट के अंदर पेश क्यों नहीं किया है ना। जो भी थाना रहेगा या फिर जो भी थाना प्रभारी रहेगा उसके खिलाफ जारी की जाएगी। तो या तो रूल के खिलाफ जाने का प्रयास यदि करता है पुलिस वाला तो उसको सस्पेंड कर देंगे, या फिर हैबियस कॉर्पस रिट को पढ़कर उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया पुलिस ने उसको कोर्ट के अंदर पेश कर देते हैं। तो ओके रिपोर्ट है, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इससे क्या हुआ, इससे जब आपकी स्वतंत्रता के अधिकार का वोलेशन हुआ तो आपको आपका अधिकार वापस प्राप्त कराने के लिए हैबियस कॉर्पस नामक रिट जारी की गई। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आई होप आपको ये वाली रिट अच्छे से समझ आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। उसके बाद में सेकंड बात करते हैं मैंडेमस की। इसको हिंदी में परमादेश बोलते हैं। ये केवल राज्य के खिलाफ ही जारी की जाती है। राज्य का मतलब क्या है सर? सर इसका मतलब तो सरकार से होता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, सरकारी संस्थाएं, टोटली सरकार की बात करते हैं, जो भी आपकी सरकारी चीज़ें हैं। तो आपका उसके अंदर आपका गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई भी आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे सरकारी अस्पताल है, सरकारी आपके स्कूल हो सकते हैं, सरकारी कंपनी हो सकती है, एक्सेट्रा। अब ये कब जारी की जाती है? सबसे पहले समझते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, यानी कि वी कमांड। आदेश कौन देगा? सर आर्टिकल 32 पढ़ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा। कब देगा भाई? अपने कर्तव्य का पालन न करने पर, यानी कि यदि सरकार, सरकारी कोई कर्मचारी है, सरकारी कोई संस्था है, यदि अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती है, काम नहीं करती है, तो फिर उसके खिलाफ में जारी की जाती है एक प्रकार की रिट, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैंडमस के नाम से जानते हैं। अब आप ना एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी समझ सकते हैं। जैसे किसी सरकारी टीचर का एग्जाम्पल ले लीजिए कि कोई सरकारी टीचर है तो राज्य की परिभाषा में तो आएगा वो, उसको हम राज्य कहेंगे क्योंकि वो सरकारी है। और यदि वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, यानी कि सरकारी टीचर है, तो उसका काम क्या है? बच्चों को पढ़ाना है। और बच्चों को नहीं पढ़ाएगा तो आर्टिकल नंबर 21 से, जो कि आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, उसका वोलेशन माना जाएगा, उसका उल्लंघन माना जाएगा। तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट शिक्षा के अधिकार को दिलाने के लिए क्या करता है? मैंडमस नामक रिट जारी करता है कि भाई आप हो कामचोर सबसे बड़े, या तो आप जो काम आपको सौंपा गया है उस काम को कर लो, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे आप पढ़ सकते हैं। या फिर जो भी जिस भी आप सरकारी कार्यालय के अंदर जाते हैं तो सरकारी कार्यालय में आपकी सारे के सारे सरकारी एम्प्लॉय होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं। उनको जो काम सौंपा गया है, चाहे हो सकता है कोई कलर की पोस्ट पे काम कर रहा हो, कोई आपका किसी अलग पोस्ट पे काम कर रहा हो, तो जो काम जिस व्यक्ति को सौंपा गया, यदि वो व्यक्ति काम करने से मना करता है या फिर आपका काम नहीं करता है तो आप या कोर्ट के अंदर जा सकते हैं और कोर्ट आपको न्याय दिलवाएगा, क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट होता है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा पढ़ते हैं क्वो वारंटो, अधिकार परीक्षा। सबसे पहले समझते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से, बाई वट अथॉरिटी ऑफ। इसका मतलब क्या है भाई? आपने कुछ भी काम किया तो किस अधिकार से किया, आपने कोई भी पद ग्रहण किया किस अधिकार से आपने पद ग्रहण किया, इसकी जांच करने के लिए। कब? सार्वजनिक पद यदि अवैध है। सर इसमें फिर फंडामेंटल राइट कहाँ से आ गया? सार्वजनिक पद अवैध है तो आपने एक अधिकार पढ़ा है, समानता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 16, जिसके अंदर बात करते हैं लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि सरकारी नौकरी में सब व्यक्तियों को समान अवसर प्रोवाइड करवाया जाएगा। समानता की बात करता है। अब कोई फॉर्म निकला, आपने फॉर्म फिल कर दिया। देश में कोई भी फॉर्म निकलता है तो 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, जितने भी आपके कैंडिडेट्स होते हैं फॉर्म अप्लाई तो करते हैं। अब फॉर्म अप्लाई करने के बाद में जॉब तो वही लगते हैं ना जितनी पोस्ट होती है। मान के चलते हैं 100 पोस्ट है, उन 100 पोस्ट में 90 जो कैंडिडेट है जो सिलेक्ट हुए वो है अपनी मेहनत से सिलेक्ट हुए। उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया, अच्छी तैयारी की, पढ़े, बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए तो उनकी जॉब लग गई 90। परंतु ऊपर वाले जो 10 है वो कैसे लगे? उन्होंने सिर्फ फॉर्म अप्लाई किया और अपने पास से घूस दे दी, पैसे दे दिए। ऐसा होता भी है व्यवहार के अंदर, आप देखते भी हैं कि कोई व्यक्ति पैसे दे के लग गया। तो यदि वो ऐसा करता है तो क्या वो पद, जो पद उसने ग्रहण किया है, क्या वो वैध है? आप बोलोगे कि सर ऐसा तो नहीं है, पद तो आपका अवैध है।
अवैध तरीके से उसने पद को ग्रहण किया है, यानी कि पद कैसा है, इलीगल है। तो फिर यहाँ पे समानता कैसे हुई? आर्टिकल 16 जो कि आपका एक फंडामेंटल राइट है, क्या उसका उल्लंघन नहीं हुआ? सर उसका बिल्कुल उल्लंघन हुआ है, क्योंकि आर्टिकल 16 बोलता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लेकिन फिर समानता कहाँ रही जब एक व्यक्ति मेहनत करके लगा और दूसरा व्यक्ति घूस देके लग गया? तब आपका को वारंटो नाम की रिट जारी की जाती है कि भैया किस अधिकार से आपने ये पद ग्रहण किया है, हमें तो बता दो। तो फिर आपकी उस पद की जांच होती है कि भाई जो पद यदि अवैध है, आपने आरटीआई लगा दी, तो उस पूरे पद की जांच होती है कि ये कैसे लगा है, किस तरीके से ये इसने जो प्राप्त की है। लीगल की है तो ओके रिपोर्ट, इलीगल तरीके से जो प्राप्त की है तो क्या रहेगा, फिर उसको सस्पेंड कर देंगे। तो आपको आपका अधिकार मिल गया। उसके बाद में सार्वजनिक पद की नियुक्ति में वैधानिक उल्लंघन हुआ है। अब जो भी आपके सरकारी कर्मचारी वगैरह होते हैं, अब प्रत्येक कर्मचारी का अपना अपना काम होता है। सिंपल सी बात है, यदि वो अपने जो काम उसका होता है, जिस पद पर वो आसीन है, यदि उस पद को छोड़कर अलग से किसी अन्य पद की ड्यूटी को फॉलो करता है या फिर कर्तव्य का पालन करता है, तो वो भी आप कह सकते हैं कि जो पद उसको जो काम सौंपा गया है, जो पद सौंपा गया है, वो अपना काम ना करके किसी अन्य पद पे आसीन है, अन्य पद के रूप में काम कर रहा है। जैसे अक्सर आप सुनते हो कि चालान काटने का जो काम होता है, वो कम से कम वही व्यक्ति चालान को काटेगा जिसके कंधे पे कम से कम एक स्टार हो। लेकिन कोई कांस्टेबल है बिल्कुल ही जिसके कंधे पे कुछ भी नहीं है ना, फिता साफ है बिल्कुल, यदि वो व्यक्ति चालान काटता है तो वो अवैध है, उसने अपने पद का गलत यूज़ किया है, कह सकते हैं आप। तो उसके खिलाफ भी आपका को वारंटो नामक रिट जारी की जाती है, भैया किस अधिकार से आपने ये काम किया है। तो आपको आपके अधिकार दिलाने के लिए रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखिए 4 नंबर पे है प्रोहिबिशन, जिसको हिंदी में प्रतिषेध बोलते हैं, और 5 नंबर पे है सरसोरारी, जिसको हिंदी में उत्प्रेषण बोलते हैं। अब ये दोनों लगभग एक जैसी है, सेम सेम है, थोड़ा सा इसमें फ़र्क होता है, उसको भी समझेंगे। जैसे प्रोहिबिशन की बात करते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है टू प्रिवेंट, यानी कि रोकना। और सरसोरारी उत्प्रेषण की बात करते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ है टू बी सर्टिफाइड, यानी कि प्रमाणित करना। लेकिन दोनों ही रिट के अंदर आपका किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, किसी व्यक्ति से कोई भी लेना देना बिल्कुल नहीं है। इसमें एक्चुअली अपर कोर्ट लोअर कोर्ट के खिलाफ जारी करता है, यानी कि चौथी और 5वीं रिट प्रोहिबिशन और सरसोरारी के अंदर क्या होता है कि अपर कोर्ट लोअर कोर्ट के खिलाफ ही रिट जारी करता है। अब ये क्या लफड़ा है अपर कोर्ट का लोअर कोर्ट का, है भाई, ये क्या लोचा हो गया? तो अपर कोर्ट आपका यानी कि ऊपरी अदालत कह सकते हैं आप, और लोअर कोर्ट यानी कि निचली अदालत। तो आपने सुना होगा अक्सर कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है न्यायपालिका में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई भी नहीं है भैया भारत में, न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। अब उस सुप्रीम कोर्ट के नीचे आपके हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के नीचे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह होते हैं, जिसको आप सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के नाम से जानते हैं। तो कह सकते हैं ना आप कि यदि आप कंपेरिजन करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट अपर कोर्ट है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट अपर कोर्ट है और हाई कोर्ट आपका लोअर कोर्ट है। यदि आप कंपैरिजन करते हैं हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, तो हाई कोर्ट आपका अपर कोर्ट है जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपका लोअर कोर्ट है। आसान है, बिल्कुल ही आसान है याद करना। तो कब होता है, देखो प्रोहिबिशन रिट कब जारी की जाएगी, जब कार्रवाई के दौरान कार्रवाई को रोकने के लिए। तो आपने अक्सर सुना होगा कि प्रत्येक हाई कोर्ट का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है और उसी दायरे में रहकर वो काम करता है। लेकिन ऐसी कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि भाई जिसके अंदर कोई दूसरा हाई कोर्ट किसी अन्य हाई कोर्ट का जो आपकी कार्रवाई है उसको चला रहा है, यानी कि मामला तो किसी और हाई कोर्ट का है परंतु किसी अन्य हाई कोर्ट में उसकी कार्रवाई चल रही है। तो ऐसे केस के अंदर क्या रहेगा कि उस कार्रवाई को रोकने के लिए आपकी प्रोहिबिशन नामक रिट जारी की जाती है कि भैया जो भी कार्रवाई जो फैसला आपका चल रहा है उस फैसले को या तो जिस हाई कोर्ट के अंदर वो जिस हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंदर वो मामला आता है उसको सौंप दो, या फिर सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवा लेगा। तो ये होती है आपकी प्रोहिबिशन रिट। सरसोरारी की बात करते हैं तो इसमें एक्चुअली जो आपका मामला चल रहा था किसी कोर्ट के अंदर, उसका जजमेंट आ चुकी है, उसकी फाइनल जजमेंट आ चुकी है, और हो सकता है कि वो जजमेंट आपकी संविधान के रूल्स को वायलेशन कर रही हो, या फिर किसी अन्य हाई कोर्ट के अंदर वो फैसले की जजमेंट आई हो, जबकि वो जो मामला है वो किसी अन्य हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपका फाइनल जजमेंट आ जाए किसी केस के मामले में,
तो उसके ऊपर स्टे लगाने के लिए, यानी कि उस जजमेंट को रोकने के लिए, उस फैसले को रोकने के लिए आपका सरसोरारी नामक रिट जारी की जाती है। तो क्या समझा दोनों के अंदर डिफरेंस? कॉमन चीज़ क्या है कि अपर कोर्ट लोअर कोर्ट के खिलाफ जारी करता है, परंतु डिफरेंस क्या है? प्रोहिबिशन के अंदर आपका कार्रवाई चल रही है, तो उस कार्रवाई को स्थानांतरित करने के लिए प्रोहिबिशन नामक रिट जारी की जाती है। और सरसोरारी की बात करते हैं तो जब आपकी केस से संबंधित, मामले से संबंधित फाइनल जजमेंट आ जाए तो उसके ऊपर स्टे लगाने के लिए सरसोरारी नामक रिट जारी की जाती है। तो आज की क्लास में बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। अक्सर रिट से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। दोबारा वीडियो को देख लेना, कोई भी पॉइंट में दिक्कत हुई हो या फिर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। जय हिंद।